हेलो बच्चों, स्काई लर्निंग में आपका फिर से स्वागत है। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है पहले से। वी कैन चार्ज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट। हम बिना किसी बॉडी को टच किए, मतलब बिना एनी फिजिकल कॉन्टैक्ट हम एक बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ना 5 केस पढ़ने हैं हमें। केस नंबर 1, तो हमने ना यहाँ पे कंडक्टर लिया है, ये एक कंडक्टर है और इसको हमने एक इंसुलेटिंग स्टैंड पे रखा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। और ये कंडक्टर हमारा अनचार्ज्ड है, मतलब न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। ठीक है, तो केस 1 हमने एक कंडक्टर लिया। ठीक है, टेक अ अनचार्ज्ड स्फीयर। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2, ब्रिंग a positively charged rod near to sphere। एक पॉजिटिवली चार्ज रोड लेंगे बच्चों हम और स्फीयर के पास ले आएंगे। ठीक है, तो ये मैं स्फीयर के पास एक पॉजिटिवली चार्ज रोड ले आए। ये पॉजिटिवली चार्ज ग्लास रोड है। ठीक है, ये है ग्लास रोड। तो जब देखोगे आप पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव इसका इधर आ जाएगा और पॉजिटिव क्या होगा इसका, इससे रिपेल हो जाएगा। ठीक है, दूर हो जाएगा। प्रॉपर्टी है लाइक चार्जेस अनलाइक चार्जेस। ठीक है, आपने 10th में पढ़ी है ये। अब इसके बाद क्या करेंगे, केस 3। केस 3 के अंदर हम क्या करते हैं, इस स्फीयर को ग्राउंड से कनेक्ट कर देते हैं। अर्थ द स्फीयर। अर्थ कैसे करते हैं बच्चों, स्फीयर को एक वायर से कनेक्ट करेंगे, ये वायर है, और इसको ग्राउंड के अंदर डाल देंगे। ये सिंबल होता है ग्राउंडिंग का, इसे अर्थिंग बोलते हैं बच्चों। अर्थिंग का क्या काम होता है, अर्थ में से इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करते हैं और जो इसका इधर पॉजिटिव था ना, यहाँ देखो ये पॉजिटिव था, यहाँ पे ये इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है, तो ग्राउंड क्या करती है, ग्राउंड मतलब अर्थिंग। अर्थिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रलाइज एक्सेस चार्ज। ठीक है, हम घरों में ग्राउंडिंग करते हैं। ट्रांसफार्मर पे देखा होगा आपने, ट्रांसफार्मर पे देखा है ना, जैसे ये ट्रांसफार्मर है, मान लो गली में लगा होता है, हाँ जैसे नुक्कड़ पे, तो यहाँ पे ऐसे वायर्स होती हैं इस तरह से। ये ट्रांसफार्मर हो गया बच्चों, और यहाँ पे ऐसे वायर होती है, ग्राउंड के अंदर डाली होती है इस तरह से, ये ग्राउंडिंग होती है। तो ये क्या करता है, ये सेफ्टी करता है। ठीक है, सेफ्टी। अगर मान लो चार्ज इस खंबे की बॉडी पे आ गया तो कोई इसको हाथ लगाए और उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसको शॉक ना लगे। जितने हमारे घर में इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे एसी हो गया, कूलर हो गया या ओवन हो गया, उन सबको बड़ी मोटी 3 पिन वाले प्लग लगे होते हैं। जो ये वाली पिन होती है ये ग्राउंड की होती है। जब घर बनता है ना तो ग्राउंडिंग करते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मीटर से ना एक वायर लेके घर के अंदर, जब बाहर किसी जगह पे उसको अर्थ में बरी कर देते हैं, अर्थ में दबा देते हैं कंडक्टर के साथ। तो पूरे घर में देखा होगा ये होता है, इसको ग्राउंड वाला बोलते हैं प्लग। ये प्लग में होता है ना ऐसे, और ये होता है लाइव का, और ये होता है हमारा न्यूट्रल का। ठीक है, डोमेस्टिक सर्किट आपने 10th में पढ़ा ही होगा। तो ग्राउंडिंग क्या करती है, हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है, फालतू के चार्ज को, एक्सेस चार्ज को ग्राउंड में भेज देती है, जिससे कि हमें शॉक नहीं लगता। तो हम उसका यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हैं, ये वाला। क्लियर हो गया, ग्राउंडिंग। तो ये सारा मैंने ग्राउंडिंग का बताया बच्चों। उसके बाद केस नंबर 4 है, केस नंबर 4। केस नंबर 4 के अंदर क्या करेंगे हम अब ग्राउंडिंग को हटा देंगे, क्योंकि हमारा पॉजिटिव चार्ज गायब कर दिया इसने। केस नंबर 4 के अंदर क्या होगा, हम ग्राउंडिंग को हटा रहे हैं बच्चों। तो हमारी रोड तो वहीं एज इट इज है। ठीक है, छोटा कर दिया थोड़ा। तो ये ग्राउंडिंग मैंने हटा दी यहाँ पे, और देखा यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रह गया, पॉजिटिव जो है स्फीयर का गायब हो गया। तो यहाँ पे क्या लिख दो, रिमूव द ग्राउंडिंग, रिमूव ग्राउंडिंग। अब केस नंबर 5 है, रोड को दूर कर लो। ये रोड है ना हमारी, रोड को हटा लो।
रिमूव द रोड। अब क्या होगा बच्चों, अब आप देखोगे जो नेगेटिव चार्ज था वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे स्फीयर के ऊपर। तो लिखोगे क्या आप, नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो ये है हमारा बच्चों चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, हमारी बॉडी पे कैसा चार्ज आया है, नेगेटिव आया है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन दूं मैं करने के लिए, ये आपका असाइनमेंट है, आप इस स्फीयर को पॉजिटिव चार्ज कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। ये आपको ट्राई करना है कि हाउ वी कैन चार्ज अ स्फीयर विद अ पॉजिटिव चार्ज। तो आपको मुझे इसका कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि ये आपको आता है या नहीं आता, ठीक है। और अगर आपको नहीं आता तो आप कमेंट करो, मैं इसको अगले वीडियो में आते ही बताऊंगा कैसे है, ठीक है। और ये हमारा एनसीईआरटी का सवाल है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करना है, ठीक है। अब बच्चों एक क्वेश्चन है इंडक्शन से रिलेटेड, क्या है बच्चों इसमें एक न्यूमेरिकल। तो न्यूमेरिकल क्या है बच्चों, एक हमारे पास स्फीयर है, इसका नाम है ए, एक और स्फीयर है, इसका नाम है बी। इसके पास हम एक रोड लेके आते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। तो इस सिचुएशन में इस स्फीयर के साथ क्या होगा, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इनके ऊपर क्या होगा अगर हम इस रोड को, ये जो रोड है, अगर हम इसके पास रोड लेके आते हैं और रोड को पास लाके हटा देते हैं तो क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हुआ बच्चों। इफ रोड इज रिमूव्ड, कब, बिफोर द स्फीयर सेपरेटेड। क्लियर है, इफ द रोड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर्स सेपरेटेड। तो आंसर है बच्चों इसका, सबसे पहले तो जब रोड लेके आओगे तो क्या होगा, तो जब हम इसके पास रोड लेके आ रहे हैं तो ये जो एक स्फीयर है, अब देखो हम एक स्फीयर की बात करें तो पॉजिटिव नहीं, पीछे हमने किया है, नेगेटिव यहां आएगा, पॉजिटिव यहां आएगा ना। अब यहां पे दो स्फीयर हैं, तो दो स्फीयर होने की वजह से क्या होगा, ये पूरे दो जो स्फीयर हैं, ये दोनों स्फीयर हमारे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो दूसरे स्फीयर पे चला जाएगा इस तरह से। तो ये दोनों एक ही मान लो, तो पॉजिटिव यहां भागेगा। समझ में आ गया। तो कहने का मतलब है ये दोनों स्फीयर कैसा बिहेव करेंगे, सिंगल बॉडी की तरह बिहेव करेंगे। पहली बात ये याद रखना, समझ में आ गया। उसके बाद ये कहता है कि इफ रॉड इज रिमूव्ड बिफोर द स्फीयर सेपरेटेड, आपने इनको अलग नहीं किया और रोड को हटा लिया, रोड हटा लो, रिमूव रोड। अब क्या होगा बच्चों, अब ये स्फीयर वापस वैसे हो जाएंगे जैसे ये शुरुआत में थे, क्या हो गए, अनचार्ज्ड। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गया। अब इसमें एक और सवाल देखो इसी का ही, अगर मान लो हम इसी क्वेश्चन में रोड को हटा, मतलब नहीं हटाएंगे, स्फीयर पहले सेपरेट कर देंगे, रोड बाद में हटाएंगे, ठीक है। स्फीयर सेपरेट कर दो, ठीक है, पहला, और देन रिमूव रोड, ठीक है। तब क्या होगा, व्हाट विल हैपन। क्लियर हो गया। पहले स्फीयर को सेपरेट कर दो, तो बनाओ दोबारा, ये स्फीयर बना दिए, अलग कर दिए मैंने। तो देखो बच्चों, रोड पास थी, नेगेटिव यहां था, पॉजिटिव यहां था,
स्फीयर को सेपरेट कर दिया तो यही होगा ना, नेगेटिव पहले वाले के पास आ जाएगा, पॉजिटिव दूसरे वाले के पास आ जाएगा। अब रोड को हटा लो, रोड हटा लो, रिमूव रोड, रिमूव रोड। अब क्या होगा बच्चों, रोड हटा ली। अब जो नेगेटिव चार्ज था ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया और जो पॉजिटिव चार्ज था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये देखो बिना हाथ लगाए, बिना टच किए बॉडी क्या हो गई, बॉडी चार्ज हो गई। समझ में आ गया क्वेश्चन, क्लियर हुआ? मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। दो स्फीयर है हमारे पास ए और बी, हम इसके पास रोड लेके आते हैं तो इसको क्या होगा, इसके साथ इसके ऊपर चार्जेस एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। फिर रोड को जब हटा लेते हैं स्फीयर को टच में रहने देते हैं, ठीक है, स्फीयर स्टिल इन कांटेक्ट, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अनचार्ज हो जाएगा। अगला केस, जब हम स्फीयर को सेपरेट करते हैं और रोड को हटा लेते हैं, पहले सेपरेट कर लेंगे फिर रोड को हटा लेंगे, तो स्फीयर के ऊपर ये सिचुएशन बनेगी, ठीक है, और रोड को हटा लो फिर क्या होगा, चार्ज हो गया। तो बच्चों यहाँ पे ना हमें अर्थिंग वर्थिंग की जरूरत नहीं पड़ी, तुम ये देख रहे हो, तो हम ऐसा कर सकते हैं, बिना अर्थिंग करे भी हम बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। ये देख रहे हो आप कैसे किया हमने, टच करके। क्लियर हो गया बच्चों? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये सिंगेज बुक का क्वेश्चन है, फिजिक्स की बड़ी फेमस किताब है सिंगेज। अगला सवाल बच्चों, अब अगला सवाल हमारा इसके अंदर आता है, सवाल नहीं है अगला हमारा एक छोटा सा टॉपिक है। वो टॉपिक क्या है, चार्जिंग जो होती है, चार्ज की प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूछा जाता है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं कई बार। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारी इसके अंदर एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होता है बच्चों, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। एडिटिविटी ऑफ चार्जेस के अंदर क्या होता है, वी कैन algebraically add the charges। मतलब ये एक बॉडी है, इसके ऊपर एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। तो अगर मैंने आपको बोला इस बॉडी पे नेट चार्ज कितना है, Q1 प्लस Q2, कितना है, Q1 प्लस Q2। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका, ठीक है, जैसे मैंने बोला Q1 की वैल्यू मान लो 2 कूलम है, Q2 की वैल्यू मान लो 3 कूलम है, तो Q नेट कितना हो गया बच्चों, 2 प्लस 3 5 कूलम। क्लियर हो गया बच्चों, समझ में आ गई बात? ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। फिर इसके बाद इसके अंदर इसकी एक सेकंड प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी होती है इसकी, लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। लाइक चार्जेस क्या करते हैं बच्चों, लाइक मतलब सेम, क्या करते हैं, दे रिपेल ईच अदर। लाइक जैसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं, दे अट्रैक्ट ईच अदर। अब इस प्रॉपर्टी का फायदा क्या होता है, हमने ये क्यों पढ़ी? देखो बच्चों, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स कैलकुलेट करना होगा +2 के अंदर, तो वहां पे ना ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है। मैं तुम्हें एग्जांपल लेके बताता हूँ, ये प्लस है, ये प्लस है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। तो आपको पता है A क्या करेगा, B के ऊपर फोर्स लगाएगा, B को धक्का मारेगा, इधर रिपेल कर रहा है, यहाँ पे ये इसको रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब फोर्स लग रहा है B के ऊपर, किसकी वजह से, A की वजह से। अब यहाँ पे ये A भी तो A पे भी तो लगेगा ना, फोर्स ऑन A ड्यू टू B। अब देखो यहाँ पे आपने ये जो एरो लगाए हैं, एरो का मतलब डायरेक्शन लगाई है। तो ये डायरेक्शन आपको कैसे पता चली है, ये डायरेक्शन आपको इस प्रॉपर्टी से पता चली है। क्लियर हो गया? अगर पॉजिटिव नेगेटिव ले लेते तो प्लस इसकी तरफ अट्रैक्ट होता, माइनस इसकी तरफ होता। तो बच्चों आज आपको शायद पता लग गया होगा कि इसका फायदा क्या है, ठीक है, इस प्रॉपर्टी का। क्लियर है बच्चों? अगली प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी, क्वांटाइजेशन। क्वांटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांट का मतलब होता है पैकेट,
क्वांट का मतलब होता है पैकेट। ये हमें सिंपल सी बात बताता है। ये कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, इतना चार्ज होता है। अगर हम एक बॉडी पे 2 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो चार्ज कितना होएगा? मान लो ये एक बॉडी है, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2। तो चार्ज कितना हो गया? 2 गुना में इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मान लो n की वैल्यू 3 होगी, तो चार्ज कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया ना? मतलब 3, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है और जितने इलेक्ट्रॉन देंगे उससे मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो यहां से बच्चों एक फॉर्मूला बन गया प्लस माइनस NE। ठीक है, क्वांटाइजेशन ये कहता क्या है? ये हमें ये बताता है चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट, इट टेल्स अस अबाउट डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज, डिस्क्रीट नेचर ऑफ चार्ज। डिस्क्रीट नेचर का मतलब क्या होता है? हम अलग अलग इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मतलब मैंने आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिए, मैंने 4 इलेक्ट्रॉन दिए, हम इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी चीज़ को पैकेट की फॉर्म में दे रहे हैं और हम पता लगा रहे हैं बॉडी पे कितना चार्ज है। तो अलग अलग पता लगाना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप इस प्रॉपर्टी को पढ़ रहे हो। ठीक है, दूसरा हमें क्या पता लगता है इससे? अगर मान लो मैंने बोला एक बॉडी के पास N1 प्रोटॉन है और एक बॉडी के पास N2 इलेक्ट्रॉन है, तो नेट चार्ज कितना हो जाएगा? N1 प्रोटॉन चार्ज होता है E प्लस एडिटिविटी हो गया ना, माइनस का N2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना हो गया? N1 माइनस N2 इंटू E। ये हमारे पास इसकी एक प्रॉपर्टी का छोटा सा एग्जाम्पल हो गया। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आया? एक बार देखो इसको जरा ध्यान से, क्या किया मैंने इसके अंदर। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट के पास इतने प्रोटॉन हैं और इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो हम इस प्रॉपर्टी को ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर अगली प्रॉपर्टी आती है। अगली प्रॉपर्टी से पहले मैं इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, पहले न्यूमेरिकल करूंगा। न्यूमेरिकल क्या है बच्चों? मैंने बोला कि n की वैल्यू मान लो 10 है। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन मैंने एक बॉडी को दे दिए। q की वैल्यू कितनी होगी? n इंटू ई, तो 10 गुना में 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया बच्चों? बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, 10 की पावर माइनस 18 कूलम। ठीक है, ये पहला सवाल हो गया। सवाल नंबर 2, अगर मैंने बोला एक बॉडी के पास चार्ज है 2 कूलम का, ठीक है, 2 कूलम का चार्ज है, आप उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बताओ, तो क्या होगा? Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई, N इज इक्वल्स टू Q बाई ई। तो Q कितना है? 2 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, तो 2 इंटू 10 कर लो, पॉइंट को हटा दिया मैंने इसके। ठीक है, तो डिवाइड बाई 10 की पावर 19 माइनस का चल रहा है और नीचे 16 चल रहा है। इसको सॉल्व कर लो, 2 पे 8 और कितना हो जाएगा हमारे पास? ये 2 पे 5 और 2 पे 4, 5/4 इंटू 10 की पावर 19 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा? ये 4 एकम 4 और पॉइंट में क्या हो जाएगा? और बचेगा 1, 4 दूनी 8 गुना 10 की पावर 19। ये हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए। क्लियर हो गया? अब इसके अंदर एक बड़ा फेमस सवाल आता है एनसीईआरटी का कि हाउ मच पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन अ कप ऑफ वाटर। एक कप ऑफ वाटर पे कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा? सिर्फ इतनी स्टेटमेंट है बच्चों। ये कप बना लेते हैं हम लोग, ये कप ऑफ वाटर है, ये इसमें पानी भर लिया। बच्चों एक कप में कितना पानी आता है? एक कप में मान के चल लेते हैं हम 250 मिलीलीटर आता है। तो हम मान लेते हैं जो मास है इसका वो 250 ग्राम हो गया। डेंसिटी अगर हम 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक लेते हैं, ठीक है, तो मास मान लिया, लेट कर लेते हैं 250 ग्राम है, ये गिवन मास हो गया। अब इसमें कौन है? पानी है। पानी का फॉर्मूला क्या होता है? H2O। मैं तुम्हें सीधा तरीका बता रहा हूँ, 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। H2O, ठीक है, और H2O के अंदर अगर हम मोलिकुलर मास देखें 18 ग्राम होता है। तो अब बच्चों इसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना कि हमें ना इसके अंदर चार्ज निकालना है। चार्ज का फॉर्मूला होता है N इंटू ई, तो प्लस माइनस लगा देता हूँ, प्लस पॉजिटिव चार्ज माइनस नेगेटिव चार्ज। हमें ना इसके अंदर ना नंबर ऑफ एटम नहीं पता। अगर नंबर ऑफ एटम पता चल जाए एक मॉलिक्यूल के हिसाब से तो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स के लिए। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास
इंटू एवोगैड्रो नंबर। समझ में आ गया? इतने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे। तो गिवन मास कितना है बच्चों? 250 ग्राम। और मोलिकुलर मास कितना है? 18 ग्राम। एवोगैड्रो नंबर क्या होता है? 6.023 023 आएगा, 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स आ गए। अब देखा जाए जो हाइड्रोजन होता है इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। और कितना हाइड्रोजन है? 2। 1 + 1 प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है? 8। तो हमारे पास इतने क्या हो गए? प्रोटॉन हो गए, 10 प्रोटॉन हो गए ना। तो नंबर ऑफ जो हमारे ये नंबर ऑफ एटम्स आए हैं, ये एक एटम, ये है एक एटम के पास हमारे पास ये 10 है पानी का जो एटॉमिक नंबर बनता है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन आ गए बच्चों। गिवन मास, मोलिकुलर मास इंटू एटॉमिक नंबर इंटू एवोगैड्रो नंबर। ठीक है बच्चों, तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? इस सारे को रख दो, 250 डिवाइड बाई 18 इंटू 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू आ गया 10 इंटू क्या आ गया? 1.6 इंटू 10⁻−19। ये चार्ज आ गया बच्चों। समझ में आ गया? इसको हम सोल्व कर लेंगे। सबसे पहले 10 की पावर सोल्व कर लेंगे, उसके बाद इसको काट लेना इससे, ये आ जाएगा आपके पास 125, ये आ गया 9। बस इसका पॉइंट हटा लेना, नीचे 1000 कर लेना। 10 की पावर को सोल्व करने में बेस सेम पावर ऐड ये लगा करके आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों आपको एक फॉर्मूला याद करना है, कौन सा? नंबर ऑफ एटम्स वाला, गिवन मास बाय मोलिकुलर मास इंटू एवोगैड्रो नंबर और इंटू एटॉमिक नंबर। क्लियर है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन आपको यहां से मिल जाएंगे। समझ में आ गया? क्लियर है? लास्ट प्रॉपर्टी, फोर्थ, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो बच्चों कंजर्वेशन ऑफ चार्ज आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है? तो क्या कहता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें ये कहता है कि हम जो चार्ज है ये ना तो हम बना सकते हैं ना हम इसे खत्म कर सकते हैं, ठीक है? बट हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर, ठीक है? क्या लिखेंगे हम इसके अंदर? इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय अ चार्ज पार्टिकल्स बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय अ नेट चार्ज। ठीक है, मैं लिख देता हूं, इट इज पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय नेट चार्ज। क्लियर हो गया? तो हम पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं। मैं एग्जांपल ले देता हूं, ये जो बीटा डीके होता है, बीटा डीके के अंदर हम लोग न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करते हैं प्रोटॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन के अंदर, ठीक है? ये प्रोसेस होता है, हमें डिटेल में नहीं जाना है, बट मैं सिंपल बात बता रहा हूं। बीटा डीके के अंदर हम न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करते हैं प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो हम पार्टिकल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? तो इट इज पॉसिबल। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज क्या होता है, जो चार्ज होता है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कैसे होता है? इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, मैंने ए को बी से रब करा, मान लो ए के पास पॉजिटिव आ गया और बी के पास क्या आ गया? नेगेटिव आ गया। तब ए ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को लूज किया और बी ने क्या करा? इलेक्ट्रॉन को गेन किया। समझ में आ गया? क्लियर हो गया इतना? जो लूज कर रहा है वो पॉजिटिव और जो गेन कर रहा है वो नेगेटिव। अब यहां से मूवमेंट किसकी हो रही है? मूवमेंट हो रही है यहां पे इलेक्ट्रॉन्स की। समझ में आ गया? सो इलेक्ट्रॉन एंड ओनली इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिफिकेशन। ये बात आप हमेशा याद रखना। किसी भी बॉडी पे चार्ज का आना किस वजह से होता है? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट से। एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन आप ऐसे कह सकते हो, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ठीक है बच्चों, अब मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर।
और तब हम करेंगे इसके अंदर नया टॉपिक, कुछ क्वेश्चंस करेंगे उससे रिलेटेड, कूलम्स लॉ वगैरह। ठीक है, तब तक के लिए बाय बच्चों, टेक केयर, पढ़ाई करते रहो। और इस लेक्चर के नोट्स आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय।